चौबीसों घंटे कैसे जिएं? हर दिन को पूरी तरह जीने की कला। आर्नोल्ड बेनेट। हिंदी ऑडियो बुक .com। अध्याय 1। दैनिक चमत्कार। हाँ, वह उन लोगों में से एक है जो मैनेजमेंट करना नहीं जानते। अच्छी कंडीशन है, नियमित आय है, जो विलासिता और जरूरतों के लिए काफी है। वास्तव में फिजूल खर्ची नहीं, और फिर भी वह हमेशा मुश्किलों में रहता है। किसी तरह उसे अपने पैसे से कुछ नहीं मिलता। बढ़िया फ्लैट, आधा खाली। हमेशा ऐसा लगता है जैसे उसने दलालों को अपने साथ मिला रखा है। नया सूट, पुरानी टोपी, शानदार नेकटाई, ढीली पतलून। आपको खाने पर बुलाता है। कटा हुआ गिलास, खराब मटन या तुर्की कॉफी और फटा हुआ कप। वह इसे समझ नहीं पाता। इसका स्पष्टीकरण बस इतना है कि वह अपनी आय बर्बाद कर देता है। काश मेरे पास इसका आधा हिस्सा होता, मैं उसे दिखाता। इसलिए हम में से अधिकांश लोगों की किसी न किसी समय अपने श्रेष्ठ तरीके से आलोचना की जाती है। हम लगभग सभी राजकोष के चांसलर हैं। यह इस समय का गौरव है। समाचार पत्र ऐसे लेखों से भरे पड़े हैं जो बताते हैं कि इतनी इतनी राशि पर कैसे जीवन यापन किया जाए। और ये लेख एक पत्राचार को उकसाते हैं जिसकी हिंसा यह साबित करती है कि वे किस तरह की रुचि जगाते हैं। हाल ही में एक दैनिक मुखपत्र में इस सवाल पर लड़ाई छिड़ी कि क्या एक महिला देश में $185 प्रति वर्ष पर अच्छी तरह से रह सकती है। मैंने एक निबंध देखा है, 8 शिलिंग प्रति सप्ताह पर कैसे जीवन यापन करें। लेकिन मैंने कभी ऐसा निबंध नहीं देखा, 24 घंटे प्रतिदिन कैसे जीवन यापन करें। फिर भी यह कहा गया है कि समय ही धन है। यह कहावत मामले को कम करके आंकती है। समय धन से कहीं अधिक है। यदि आपके पास समय है तो आप धन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भले ही आपके पास कार्ल्टन होटल में क्लोक रूम अटेंडेंट जितनी संपत्ति हो, आप अपने लिए 1 मिनट भी अधिक समय नहीं खरीद सकते जितना मेरे पास है या बिल्ली के पास है। दार्शनिकों ने अंतरिक्ष की व्याख्या की है, उन्होंने समय की व्याख्या नहीं की। इसके साथ सब कुछ संभव है, इसके बिना कुछ भी नहीं। समय की आपूर्ति वास्तव में एक दैनिक चमत्कार है। जब कोई इसका परीक्षण करता है तो वह वास्तव में आश्चर्यजनक होता है। आप सुबह उठते हैं और देखते हैं आपका पर्स जादुई रूप से आपके जीवन के ब्रह्मांड के अनिर्मित उत्तक के 24 घंटे से भरा हुआ है। यह आपका है। यह सबसे कीमती संपत्ति है। एक अत्यंत विलक्षण वस्तु जो आप पर उसी तरह से बरसती है जैसे कि वह वस्तु स्वयं है। ध्यान दें, इसे आपसे कोई नहीं छीन सकता, इसे चुराया नहीं जा सकता, और किसी को भी आपसे ज्यादा या कम नहीं मिलता। आदर्श लोकतंत्र की बात करें, समय के क्षेत्र में न तो धन का अभिजात वर्ग है और न ही बुद्धि का अभिजात वर्ग है। प्रतिभा को कभी भी एक दिन में एक अतिरिक्त घंटा भी पुरस्कृत नहीं किया जाता, और कोई सजा नहीं है। अपनी असीम कीमती वस्तु को आप जितना चाहे बर्बाद करें, और आपूर्ति कभी भी आपसे रोकी नहीं जाएगी। कोई रहस्यमय शक्ति यह नहीं कहेगी यह आदमी मूर्ख है, वह समय के लायक नहीं है, उसे मीटर से काट दिया जाएगा। यह सांत्वना से अधिक निश्चित है, और आय का भुगतान रविवार से प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा आप भविष्य पर निर्भर नहीं रह सकते। कर्ज में डूबना असंभव है। आप केवल गुजरते हुए पल को बर्बाद कर सकते हैं। आप कल को बर्बाद नहीं कर सकते। यह आपके लिए रखा गया है। आप अगला घंटा बर्बाद नहीं कर सकते। यह आपके लिए रखा गया है। मैंने कहा कि यह मामला एक चमत्कार है ना? इस 24 घंटे के समय पर जीना है। इससे आपको स्वास्थ्य, आनंद, धन, संतोष, सम्मान और अपनी अमर आत्मा का विकास करना है। इसका सही उपयोग, इसका सबसे प्रभावी उपयोग, सबसे अधिक जरूरी और सबसे रोमांचक वास्तविकता का विषय है। सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। आपकी खुशी, वह मायावी पुरस्कार जिसे आप सभी चाहते हैं मेरे दोस्तों, उसी पर निर्भर करता है। अजीब बात है कि समाचार पत्र जो इतने उद्यमी और अद्यतन है, समय की एक निश्चित आय पर कैसे जीना है से भरे नहीं है। इसके बजाय धन की एक निश्चित आय पर कैसे जीना है। धन समय से कहीं अधिक सामान्य है। जब कोई सोचता है तो उसे लगता है कि धन सबसे सामान्य चीज है। अगर कोई व्यक्ति एक निश्चित आय पर जीवन यापन करने का मैनेज नहीं कर सकता तो वह थोड़ा और कमाता है, या उसे चुरा लेता है, या उसके लिए विज्ञापन देता है।
कोई व्यक्ति अपने जीवन को इसलिए उलझा नहीं सकता क्योंकि वह 1,000 पाउंड प्रति वर्ष से ठीक से काम नहीं चला सकता। वह अपनी मांसपेशियों को मजबूत करता है और गिनीज बनाता है, बजट को संतुलित करता है। लेकिन अगर कोई यह व्यवस्था नहीं कर सकता कि दिन के 24 घंटे की आय से सभी उचित व्ययों को पूरा किया जा सके, तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन को उलझाता है। समय की आपूर्ति हालांकि शानदार रूप से नियमित है, क्रूरतापूर्वक सीमित है। हम में से कौन 24 घंटे जीता है? और जब मैं कहता हूं जीता है, तो मेरा मतलब अस्तित्व में रहना या अव्यवस्था में जीना नहीं है। हम में से कौन इस असहज भावना से मुक्त है कि उसके दैनिक जीवन के बड़े खर्च वाले विभाग उस तरह से मैनेज नहीं हो रहे हैं जैसे उन्हें होना चाहिए? हम में से कौन इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसके बढ़िया सूट के ऊपर कोई शर्मनाक टोपी नहीं है, या कि बर्तनों को संभालने में वह भोजन की गुणवत्ता भूल गया है? हम में से कौन अपने आप से यह नहीं कह रहा है? हम में से कौन अपने जीवन में खुद से यह नहीं कहता रहा है, जब मेरे पास थोड़ा और समय होगा तो मैं इसे बदल दूंगा? हमारे पास अब और समय नहीं है। हमारे पास हमेशा से ही समय है और हमेशा से ही रहा है। इस गहन और उपेक्षित सत्य की अनुभूति ने ही मुझे दैनिक समय व्यय की सूक्ष्म व्यवहारिक जांच करने के लिए प्रेरित किया है। अध्याय 2, अपने कार्यक्रम से आगे निकलने की इच्छा। लेकिन कोई व्यक्ति अंग्रेजी भाषा में इस बात को छोड़कर हर बात की उपेक्षा करते हुए टिप्पणी कर सकता है। वह अपने 24 घंटे के काम से क्या हासिल करना चाहता है? मुझे 24 घंटे के काम से जीने में कोई परेशानी नहीं है। मैं वह सब करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, और फिर भी अखबारों की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए समय निकाल लेता हूँ। निश्चित रूप से यह एक सरल मामला है, यह जानते हुए कि एक व्यक्ति के पास दिन में केवल 24 घंटे है, उसे 24 घंटों में ही संतुष्ट रहना चाहिए। मेरे प्रिय महोदय, मैं आपके समक्ष अपने बहाने और क्षमा याचना प्रस्तुत करता हूँ। आप वही व्यक्ति हैं जिनसे मैं लगभग 40 वर्षों से मिलना चाहता हूँ। क्या आप कृपया मुझे अपना नाम और पता भेजेंगे और मुझे यह बताने के लिए अपना कार्यभार बताएंगे कि आप यह कैसे करते हैं? मेरे द्वारा आपसे बात करने के बजाय आपको मुझसे बात करनी चाहिए। कृपया आगे आएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मौजूद हैं, और यह कि मैं अभी तक आपसे नहीं मिला हूँ, यह मेरा नुकसान है। इस बीच, जब तक आप प्रकट नहीं होते, मैं अपने संकटग्रस्त साथियों से बातचीत करना जारी रखूंगा। आत्माओं का वह असंख्य समूह जो कमोवेश इस भावना से पीड़ित है कि वर्ष बीतते जा रहे हैं और बीतते जा रहे हैं और बीतते जा रहे हैं, और वे अभी तक अपने जीवन को सही ढंग से काम करने योग्य स्थिति में नहीं ला पाए हैं। अगर हम उस भावना का विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि यह मुख्य रूप से बेचैनी, उम्मीद, आगे की ओर देखने, आकांक्षा की भावना है। यह निरंतर बेचैनी का स्रोत है, क्योंकि यह हमारे सभी आनंदों के बोझ में एक कंकाल की तरह व्यवहार करता है। हम थिएटर जाते हैं और हंसते हैं, लेकिन नाटकों के बीच में यह हम पर एक पतली उंगली उठाता है। हम आखिरी ट्रेन के लिए हिंसक रूप से दौड़ते हैं, और जब हम आखिरी ट्रेन के इंतजार में प्लेटफार्म पर लंबे समय तक ठंडक महसूस करते हैं, तो यह हमारे बगल में अपनी हड्डियों को ऊपर नीचे घुमाता है और पूछता है, हे मनुष्य, तुमने अपनी जवानी के साथ क्या किया है? तुम अपनी उम्र के साथ क्या कर रहे हो? आप तर्क दे सकते हैं कि निरंतर आगे देखने, आकांक्षा की यह भावना जीवन का ही हिस्सा है और जीवन से अविभाज्य है। सच में। लेकिन इसमें कई स्तर होते हैं। एक व्यक्ति मक्का जाने की इच्छा कर सकता है। उसका विवेक उसे बताता है कि उसे मक्का जाना चाहिए। वह या तो कुक की सहायता से या बिना किसी सहायता के आगे बढ़ता है। वह शायद कभी मक्का न पहुंच पाए। वह पोर्ट सईद पहुंचने से पहले डूब सकता है। वह लाल सागर के तट पर अपमानजनक तरीके से मर सकता है। उसकी इच्छा हमेशा के लिए निराश हो सकती है। अधूरी आकांक्षा उसे हमेशा परेशान कर सकती है, लेकिन वह उस व्यक्ति की तरह परेशान नहीं होगा जो मक्का पहुंचने की इच्छा रखता है और मक्का पहुंचने की इच्छा से परेशान होकर कभी ब्रिक्सटन नहीं छोड़ता। ब्रिक्सटन को छोड़ना एक अलग बात है। हम में से ज्यादातर लोगों ने ब्रिक्सटन को छोड़ा ही नहीं है। हमने लुडगेट सर्कस के लिए टैक्सी भी नहीं ली है और कुक से टूर का किराया भी नहीं पूछा है, और हम खुद से बहाना बनाते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं।
अगर हम अपनी अस्पष्ट, बेचैन आकांक्षा का और विश्लेषण करें, तो मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि यह एक निश्चित विचार से उपजा है कि हमें उन चीज़ों के अलावा भी कुछ करना चाहिए, जिन्हें करने के लिए हम वफादारी और नैतिक रूप से बाध्य हैं। हम विभिन्न लिखित और अलिखित नियमों के अनुसार खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ और आरामदायक बनाए रखने, अपने कर्ज चुकाने, बचत करने और अपनी कार्यकुशलता बढ़ाकर अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए बाध्य हैं। एक ऐसा काम जो काफी मुश्किल है, एक ऐसा काम जो हम में से बहुत कम लोग कर पाते हैं, एक ऐसा काम जो अक्सर हमारी योग्यता से परे होता है। फिर भी अगर हम इसमें सफल हो जाते हैं, जैसा कि हम कभी-कभी करते हैं, तो हम संतुष्ट नहीं होते। कंकाल अभी भी हमारे साथ है। और यहाँ तक कि जब हमें यह एहसास हो जाता है कि यह कार्य हमारी क्षमता से परे है, कि हमारी शक्तियाँ इसे पूरा नहीं कर सकती, तब भी हमें लगता है कि यदि हम अपनी शक्तियों को, जो पहले से अधिक बोझिल है, कुछ और कार्य करने के लिए प्रेरित करें, तो हमें कम असंतोष होगा। कार्यक्रम से हटकर कुछ करने की इच्छा उन सभी लोगों में आम है जो विकास के क्रम में एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ गए हैं। जब तक उस इच्छा को संतुष्ट करने का प्रयास नहीं किया जाता, तब तक किसी ऐसी चीज की शुरू होने की बेचैनी भरी प्रतीक्षा की भावना, जो शुरू नहीं हुई है, आत्मा की शांति को भंग करती रहेगी। उस इच्छा को कई नामों से पुकारा गया है। यह ज्ञान की सार्वभौमिक इच्छा का एक रूप है, और यह इतनी प्रबल है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त करने में लगा दिया है, वे और अधिक ज्ञान की खोज में अपने कार्यक्रम की सीमाओं को लांघने के लिए प्रेरित हुए हैं। यहाँ तक कि हर्बर्ट स्पेंसर, जो मेरी राय में अब तक का सबसे महान दिमाग था, को भी अक्सर इसके द्वारा जांच के सुखद छोटे-छोटे पिछड़े इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं कल्पना करता हूँ कि जो लोग जीने की इच्छा के प्रति सचेत हैं, यानी बौद्धिक जिज्ञासा रखने वाले लोग, उनमें से अधिकांश में औपचारिक कार्यक्रमों से आगे बढ़ने की आकांक्षा साहित्यिक रूप ने ले ली है। वे पढ़ने का कोर्स करना चाहेंगे। निश्चित रूप से ब्रिटिश लोग अधिकाधिक साहित्यिक होते जा रहे हैं, लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा कि साहित्य किसी भी तरह से ज्ञान के पूरे क्षेत्र को समाहित नहीं करता है, और अपने आप को बेहतर बनाने की, अपने ज्ञान को बढ़ाने की बेचैन करने वाली प्यास को साहित्य से अलग करके भी बुझाया जा सकता है। बुझाने के विभिन्न तरीकों के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। यहाँ मैं केवल उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिनकी साहित्य के प्रति कोई स्वाभाविक सहानुभूति नहीं है, कि साहित्य ही एकमात्र कुआं नहीं है। अध्याय 3। शुरू करने से पहले सावधानियां। अब जबकि मैं आपको यह स्वीकार करने के लिए राजी करने में सफल हो गया हूँ कि आप अपने दैनिक जीवन की व्यवस्था के प्रति निरंतर एक दमित असंतोष से ग्रस्त रहते हैं, और उस असुविधाजनक असंतोष का मूल कारण यह भावना है कि आप हर दिन कुछ ऐसा अधूरा छोड़ देते हैं जिसे आप करना चाहते हैं, और जिसे आप वास्तव में हमेशा अधिक समय मिलने पर करने की आशा करते हैं। और अब जबकि मैंने आपका ध्यान इस स्पष्ट चमचमाती सच्चाई की ओर आकर्षित कर दिया है कि आपके पास कभी भी अधिक समय नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पहले से ही सारा समय है। आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं आपको कोई अद्भुत रहस्य बताऊं, जिसके द्वारा आप किसी भी तरह से दिन की एक आदर्श व्यवस्था के करीब पहुंच सकते हैं, और जिसके द्वारा इसलिए अधूरे रह गए कार्यों की वह भयावह, अप्रिय, दैनिक निराशा से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे ऐसा कोई अद्भुत रहस्य नहीं मिला है, न ही मुझे उम्मीद है कि मैं इसे पालूंगा, न ही मुझे उम्मीद है कि कोई और इसे कभी पा सकेगा। यह अनदेखा है। जब आपने पहली बार मेरी बात समझनी शुरू की, तो शायद आपके सीने में उम्मीद की किरण जगी होगी। शायद आपने खुद से कहा होगा, यह आदमी मुझे वह आसान, थकाऊ तरीका दिखाएगा जो मैं इसे लंबे समय से व्यर्थ में करना चाहता था। अफ़सोस, नहीं। सच तो यह है कि कोई आसान रास्ता नहीं है, कोई शाही रास्ता नहीं है। मक्का का रास्ता बेहद कठिन और पथरीला है, और सबसे बुरी बात यह है कि आप कभी भी वहां नहीं पहुंच पाते। अपने जीवन को इस तरह से व्यवस्थित करने के कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक कार्य है कि व्यक्ति अपने दैनिक 24 घंटे के बजट में पूरी तरह से और आराम से रह सके। कार्य की अत्यधिक कठिनाई, त्याग और अंतहीन प्रयास की शांत भावना जो इसके लिए आवश्यक है, मैं इस पर बहुत जोर नहीं दे सकता।
अगर आप कल्पना करते हैं कि आप कागज के एक टुकड़े पर कलम से समय सारणी बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, तो बेहतर होगा कि आप तुरंत उम्मीद छोड़ दें। अगर आप निराशा और मोह भंग के लिए तैयार नहीं हैं, अगर आप बड़े प्रयास के लिए छोटे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, तो शुरू न करें। फिर से लेट जाएं और बेचैनी भरी नींद में डूब जाएं, जिसे आप अपना अस्तित्व कहते हैं। यह बहुत दुखद है ना? बहुत निराशाजनक और उदास करने वाला। और फिर भी मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया है। कुछ भी करने से पहले इच्छा शक्ति को मजबूती से थामे रखना जरूरी है। मैं खुद भी इसे पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि यह मुख्य बात है जो मुझे आग के पास बैठी बिल्ली से अलग करती है। ठीक है, आप कहते हैं, मान लीजिए कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। मान लीजिए कि मैंने अपनी भारी टिप्पणियों को ध्यान से तोला और समझा है। मैं कैसे शुरू करूँ? प्रिय महोदय, आप बस शुरू करें। शुरू करने का कोई जादुई तरीका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति स्विमिंग बाथ के किनारे खड़ा है और ठंडे पानी में कूदना चाहता है, तो आपसे पूछे, मैं कूदना कैसे शुरू करूँ? आप बस जवाब देंगे, बस कूदो, अपनी हिम्मत पर काबू पाओ और कूदो। जैसा कि मैंने पहले कहा है, समय की निरंतर आपूर्ति के बारे में मुख्य सुंदरता यह है कि आप इसे पहले से बर्बाद नहीं कर सकते। अगला साल, अगला दिन, अगला घंटा आपके लिए तैयार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल बेदाग, जैसे कि आपने अपने पूरे करियर में एक भी पल बर्बाद या गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया हो। यह तथ्य बहुत ही संतोषजनक और आश्वस्त करने वाला है। आप चाहें तो हर घंटे एक नया पन्ना पलट सकते हैं। इसलिए अगले हफ्ते या कल तक इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। आप सोच सकते हैं कि अगले हफ्ते पानी गर्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, यह ठंडा हो जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपके कान में चेतावनी के कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जोश के खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूँ। अच्छे काम करने का जोश एक भ्रामक और विश्वासघाती चीज है। यह रोजगार के लिए जोर जोर से चिल्लाता है। आप इसे पहले संतुष्ट नहीं कर सकते। यह और अधिक चाहता है। यह पहाड़ों को हिलाने और नदियों के मार्ग को मोड़ने के लिए उत्सुक है। जब तक यह पसीना नहीं बहाता, तब तक यह संतुष्ट नहीं होता। और फिर अक्सर जब यह अपने माथे पर पसीना महसूस करता है, तो यह अचानक थक जाता है और मर जाता है, बिना यह कहने की जहमत उठाई कि मैं इससे तंग आ चुका हूँ। शुरुआत में बहुत ज्यादा काम करने से बचें। थोड़े से काम से संतुष्ट रहें। दुर्घटनाओं के लिए जगह बनाएं। मानवीय स्वभाव को ध्यान में रखें, खास तौर पर अपने स्वभाव को। असफलता अपने आप में कोई मायने नहीं रखती, अगर इससे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में कमी न आए। लेकिन जैसे सफलता की तरह कोई चीज सफल नहीं होती, वैसे ही असफलता की तरह कोई चीज विफल नहीं होती। ज्यादातर लोग जो बर्बाद होते हैं, वे बहुत ज्यादा कोशिश करके बर्बाद होते हैं। इसलिए 24 घंटे की सीमित सीमाओं के भीतर पूरी तरह से और आराम से जीने के विशाल उद्यम पर निकलते समय हमें किसी भी कीमत पर जल्दी असफल होने के जोखिम से बचना चाहिए। मैं इस बात से असहमत नहीं हूँ। किसी भी कीमत पर इस व्यवसाय में एक शानदार असफलता एक छोटी सफलता से बेहतर है। मैं पूरी तरह से छोटी सफलता के पक्ष में हूँ। एक शानदार असफलता से कुछ हासिल नहीं होता। एक छोटी सफलता एक ऐसी सफलता की ओर ले जा सकती है जो छोटी नहीं है। दिन के समय के बजट की जांच शुरू करते हैं। आप कहते हैं कि आपका दिन पहले से ही भरा हुआ है। कैसे? आप वास्तव में अपनी आजीविका कमाने में कितना खर्च करते हैं? कितना? औसतन 7 घंटे। और वास्तव में सोने में 7 घंटे। मैं 2 घंटे और जोड़ दूंगा और उदारता दिखाऊंगा। और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप मुझे बाकी 8 घंटों का हिसाब दें। अध्याय 4, परेशानियों का कारण। समय खर्च के प्रश्न को पूरी तरह से समझने के लिए मुझे जांच के लिए एक व्यक्तिगत मामला चुनना होगा। मैं केवल एक मामले पर ही विचार कर सकता हूं, और वह मामला औसत मामला नहीं हो सकता, क्योंकि औसत मामला जैसा कोई मामला नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे औसत आदमी जैसा कोई आदमी नहीं होता। हर आदमी और हर आदमी का मामला खास होता है। लेकिन अगर मैं लंदन के किसी ऐसे व्यक्ति का मामला लूं जो दफ्तर के काम करता है, जिसका दफ्तर का समय 10 से 6 बजे तक है, और जो सुबह और रात अपने घर के दरवाजे से दफ्तर के दरवाजे के बीच आने जाने में 50 मिनट बिताता है, तो मैं तथ्यों के अनुसार औसत के जितना ही करीब पहुंच जाऊंगा।
ऐसे लोग हैं जिन्हें जीविका के लिए लंबे समय तक काम करना पड़ता है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इतने लंबे समय तक काम नहीं करना पड़ता। सौभाग्य से जीवन का वित्तीय पक्ष हमें यहाँ रुचिकर नहीं लगता। हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए 1 पाउंड प्रति सप्ताह पर काम करने वाला क्लर्क कार्ल्टन हाउस टेरेस में रहने वाले करोड़पति के समान ही समृद्ध है। अब एक बड़ी और गंभीर गलती जो मेरा आम आदमी अपने दिन के संबंध में करता है, वह सामान्य दृष्टिकोण की गलती है। एक ऐसी गलती जो उसकी 2/3 ऊर्जा और रुचियों को दूषित और कमजोर कर देती है। अधिकांश मामलों में वह अपने बिजनेस के लिए बिल्कुल भी जुनून महसूस नहीं करता है। सबसे अच्छा यह है कि वह इसे नापसंद नहीं करता है। वह अपने व्यावसायिक कार्यों को अनिच्छा से शुरू करता है, जितना देर से कर सकता है और जितनी जल्दी हो सके उसे खुशी से समाप्त करता है। और जब वह अपने व्यवसाय में लगा होता है तो उसके इंजन शायद ही कभी अपने पूरे एचपी पर होते हैं। फिर भी इन सब के बावजूद वह 10 से 6 बजे तक के घंटों को दिन के रूप में देखता रहता है, जिसके पहले के 10 घंटे और उसके बाद के 6 घंटे सिर्फ प्रस्तावना और उपसंहार के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा रवैया, भले ही वह अनजान में हो, बेशक विषम 16 घंटों में उसकी रुचि को खत्म कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप भले ही वह उन्हें बर्बाद न करे, वह उन्हें गिनता नहीं है। वह उन्हें सिर्फ मार्जिन के रूप में मानता है। यह सामान्य दृष्टिकोण पूरी तरह से अतार्किक और अस्वस्थ है, क्योंकि यह औपचारिक रूप से समय के एक हिस्से और गतिविधियों के एक समूह को केंद्रित महत्व देता है, जिसके बारे में मनुष्य का एक ही विचार है कि उसे पूरा कर लिया जाए और पूरा कर लिया जाए। यदि कोई व्यक्ति अपने अस्तित्व के 2/3 हिस्से को 1/3 के अधीन कर देता है, जिसके लिए बेशक उसके पास कोई उत्साह नहीं है, तो वह पूरी तरह से और संपूर्ण रूप से जीने की उम्मीद कैसे कर सकता है? वह नहीं कर सकता। यदि मेरा सामान्य आदमी पूरी तरह से जीना चाहता है, तो उसे अपने मन में 1 दिन के भीतर 1 दिन की व्यवस्था करनी होगी, और यह आंतरिक दिन एक बड़े चीनी बॉक्स में एक चीनी बॉक्स शाम 6 बजे शुरू होना चाहिए और सुबह 10 बजे समाप्त होना चाहिए। यह 16 घंटों का दिन है, और इन 16 घंटों के दौरान उसके पास अपने शरीर, अपनी आत्मा और अपने साथी मनुष्यों को नर्चर करने के अलावा कुछ भी करने को नहीं होता है। उन 16 घंटों के दौरान वह स्वतंत्र होता है, वह वेतनभोगी नहीं होता है, वह मौद्रिक चिंताओं से ग्रस्त नहीं होता है, वह निजी आय वाले व्यक्ति के समान ही अच्छा होता है। यह उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, और उसका दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में उसकी सफलता इस पर निर्भर करती है। क्या आप कहते हैं कि उन 16 घंटों में दी गई पूरी ऊर्जा बिजनेस के 8 घंटों के मूल्य को कम कर देगी? ऐसा नहीं है। इसके विपरीत यह निश्चित रूप से बिजनेस के 8 घंटों के मूल्य को बढ़ाएगा। मेरे सामान्य आदमी को जो मुख्य बातें सीखनी चाहिए, उनमें से एक यह है कि मानसिक क्षमताएं निरंतर कठिन गतिविधि करने में सक्षम है। वे हाथ या पैर की तरह थकती नहीं है। उन्हें बस बदलाव चाहिए, आराम नहीं, सिवाय नींद के। अब मैं 16 घंटे जो पूरी तरह से उसके अपने हैं का उपयोग करने के लिए एक सामान्य आदमी के वर्तमान तरीके की जांच करूंगा, जिसकी शुरुआत उसके उठने से होगी। मैं केवल उन चीजों की ओर संकेत करूंगा जो वह करता है और जो मुझे लगता है कि उसे नहीं करना चाहिए। मैं उन समों को रोपण करने के अपने सुझावों को स्थगित कर रहा हूं, जिन्हें मैंने साफ कर दिया है। उनके प्रति न्याय करते हुए मुझे कहना होगा कि सुबह 9:10 पर घर से निकलने से पहले वे बहुत कम समय बर्बाद करते हैं। बहुत से घरों में वे 9 बजे उठते हैं। 9:07 और 9:09 आधा के बीच नाश्ता करते हैं और फिर भाग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे सामने का दरवाजा पीटते हैं, उनकी मानसिक क्षमताएं जो अथक हैं, निष्क्रिय हो जाती है। वे मानसिक कोमा की हालत में स्टेशन की ओर चल पड़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें आमतौर पर ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। हर सुबह सैकड़ों उपनगरीय स्टेशनों पर आप लोगों को शांत भाव से प्लेटफार्म पर ऊपर नीचे टहलते हुए देखते हैं, जबकि रेलवे कंपनियां बेहिचक उनका समय लूटती है, जो पैसे से कहीं ज्यादा है। इस तरह हर दिन लाखों घंटे बर्बाद हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा आम आदमी समय के बारे में इतना कम सोचता है कि उसे कभी भी समय के खोने के जोखिम के खिलाफ आसान सावधानियां बरतने का ख्याल नहीं आता। उसके पास हर दिन खर्च करने के लिए समय का एक ठोस सिक्का है। इसे सोवरेन कहिए।
उसे इसके लिए छुट्टे पैसे चाहिए और छुट्टे पैसे पाने के लिए उसे भारी नुकसान उठाने में भी खुशी होगी। मान लीजिए कि कंपनी ने उसे टिकट बेचते हुए कहा, हम आपको एक सॉवरेन देंगे, लेकिन इसके लिए हम आपसे 3 आधे पैसे लेंगे। तो मेरा आम आदमी क्या कहेगा? फिर भी यह उस बात के बराबर है जो कंपनी तब करती है जब वह दिन में 2 बार उससे 5 मिनट छीन लेती है। आप कहते हैं कि मैं छोटी छोटी बातों से निपट रहा हूं, मैं ऐसा ही कर रहा हूं और बाद में मैं खुद को सही ठहराऊंगा। अब क्या आप कृपया अपना पेपर खरीदेंगे और ट्रेन में चढ़ेंगे? अध्याय 5, टेनिस और अमर आत्मा। जब आप सुबह की ट्रेन में अपना अखबार लेकर चढ़ते हैं और शान से अखबार के सामने खुद को समर्पित कर देते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करते। आप जानते हैं कि आपके सामने कम से कम आधे घंटे का सुरक्षा घेरा है। जब आप जहाज रानी के विज्ञापनों और बाहरी पन्नों पर गानों पर नजर डालते हैं, तो आपकी आवाज एक आराम पसंद आदमी की तरह होती है, समय के मामले में धनी, किसी ऐसे ग्रह से आए आदमी की तरह जहां 24 घंटे के बजाय एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मैं अखबारों का एक जुनूनी पाठक हूँ। मैं 5 अंग्रेजी और 2 फ्रांसीसी दैनिक अखबार पढ़ता हूँ। और अकेले न्यूज एजेंट ही जानते हैं कि कितने साप्ताहिक अखबार नियमित रूप से पढ़ता हूँ। मैं यह निजी तथ्य बताना चाहता हूँ ताकि जब मैं यह कहूँ कि मुझे सुबह की ट्रेन में अखबार पढ़ने पर आपत्ति है, तो मुझ पर अखबारों के प्रति पूर्वाग्रह का आरोप न लगे। अखबार तेजी से छपते हैं, उन्हें तेजी से पढ़ा जाना चाहिए। मेरे दैनिक कार्यक्रम में अखबारों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं उन्हें कभी-कभार पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं उन्हें पढ़ता हूँ। उन्हें लगातार 30 या 40 मिनट का अद्भुत एकांत समर्पित करने का विचार मेरे लिए घृणित है। मैं आपको समय के अनमोल मोतियों को इस तरह से प्राच्य वैभव के साथ बिखेरने की अनुमति नहीं दे सकता। आप समय के शाह नहीं हैं। मैं आपको सम्मानपूर्वक याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके पास मेरे जितना ही समय है। ट्रेन में अखबार पढ़ना मना है। मैंने पहले ही उपयोग के लिए लगभग 3/4 घंटे बचाकर रख लिए हैं। जब आप अपने दफ्तर पहुंचें और मैं आपको 6 बजे तक वहां छोड़ देता हूं, मुझे पता है कि दिन के बीच में आपके पास नाम मात्र 1 घंटा होता है, जिसमें से आधे से भी कम समय खाने में जाता है। लेकिन मैं यह सब आपको अपनी मर्जी से बिताने के लिए छोड़ देता हूं। आप तब अपने अखबार पढ़ सकते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, जब आप अपने दफ्तर से निकलते हैं, आप पीले और थके हुए हैं। वैसे भी आपकी पत्नी कहती है कि आप पीले हैं और आप उसे समझाते हैं कि आप थके हुए हैं। घर की यात्रा के दौरान आप धीरे-धीरे थकान महसूस कर रहे हैं। थकान का एहसास लंदन के उपनगरों पर एक पुण्य और उदासी भरे बादल की तरह मंडराता रहता है, खासकर सर्दियों में। आप घर पहुंचने पर तुरंत खाना नहीं खाते, लेकिन लगभग 1 घंटे के बाद आपको लगता है कि आप बैठ सकते हैं और थोड़ा खाना खा सकते हैं, और आप खाते हैं। फिर आप गंभीरता से शायद धूम्रपान करते हैं, आप दोस्तों से मिलते हैं, आप बर्तन धोते हैं, आप ताश खेलते हैं, आप किसी किताब से मस्ती करते हैं। आप देखते हैं कि बुढ़ापा धीरे-धीरे बढ़ रहा है। आप टहलने जाते हैं, आप पियानो को सहलाते हैं। भगवान की कसम, 11:15 बज चुके हैं। फिर आप बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने में लगभग 40 मिनट लगाते हैं। और यह कल्पना की जा सकती है कि आप वास्तव में एक अच्छी विस्की से परिचित हैं। आखिरकार आप दिन भर के काम से थके हुए बिस्तर पर जाते हैं। आपको ऑफिस छोड़े हुए 6 घंटे, शायद उससे भी अधिक बीत चुके हैं। एक सपने की तरह, जादू की तरह, बेवजह बीत गए। यह एक उचित उदाहरण है, लेकिन आप कहते हैं, बात करना आपके लिए बहुत अच्छा है। एक आदमी थका हुआ है, एक आदमी को अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। वह हमेशा स्ट्रेचर पर नहीं रह सकता। बस ऐसा ही है। लेकिन जब आप थिएटर जाने का प्रबंध करते हैं, तो क्या होता है? आप उपनगरों की ओर भागते हैं। आप बहुत ही बढ़िया कपड़ों में शानदार बनने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। आप दूसरी ट्रेन में शहर वापस भागते हैं। आप खुद को 4 घंटे, अगर 5 नहीं तो स्ट्रेचर पर रखते हैं। आप उसे घर ले जाते हैं। आप खुद को घर ले जाते हैं। आप बिस्तर पर जाने के बारे में सोचने में 3/4 घंटे नहीं बिताते। आप जाते हैं। दोस्त और थकान दोनों ही समान रूप से भूल गए हैं और शाम बहुत लंबी लग रही है। और क्या आपको वह समय याद है जब आपको शौकिया ओपेरा सोसाइटी के कोरस में गाने के लिए राजी किया गया था और 3 महीने तक हर दूसरी रात 2 घंटे काम किया था? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं
कि जब आपके पास शाम को आगे देखने के लिए कुछ निश्चित होता है, कुछ ऐसा जो आपकी सारी ऊर्जा को लगा देता है, तो उस चीज के बारे में सोचना पूरे दिन को एक चमक और अधिक तीव्र ऊर्जा देता है। मेरा सुझाव है कि 6 बजे आप तथ्यों को सामने रखकर स्वीकार करें कि आप थके हुए नहीं हैं और आप अपनी शाम को इस तरह व्यवस्थित करें कि भोजन के कारण बीच में ही यह समाप्त न हो जाए। ऐसा करने से आपके पास कम से कम 3 घंटे का स्पष्ट समय होगा। मेरा सुझाव यह नहीं है कि आपको अपने जीवन के हर रात 3 घंटे अपनी मानसिक ऊर्जा का उपयोग करने में लगाने चाहिए, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप शुरुआत के लिए हर दूसरी शाम को 1.5 घंटे का समय मन की किसी महत्वपूर्ण और लगातार साधना में लगा सकते हैं। आपके पास अभी भी दोस्तों, क्विज, टेनिस, घरेलू दृश्यों, अजीबोगरीब पढ़ाई, पाइप, बागवानी, कुम्हारगिरी और पुरस्कार प्रतियोगिताओं के लिए 3 शामें बची रहेंगी। शनिवार दोपहर 2 बजे से सोमवार सुबह 10 बजे के बीच आपके पास अभी भी 45 घंटे का अद्भुत खजाना होगा। यदि आप दृढ़ रहें तो जल्द ही आप 4 शामें और शायद 5 वास्तव में जीवित रहने के किसी निरंतर प्रयास में बिताना चाहेंगे, और आप रात 11:15 बजे खुद से यह बुदबुदाने की आदत से बाहर आ जाएंगे। सोने जाने के बारे में सोचने का समय आ गया है। जो व्यक्ति अपने शयन कक्ष का दरवाजा खोलने से 40 मिनट पहले बिस्तर पर जाना शुरू कर देता है, वह ऊब चुका है, यानी वह जी नहीं रहा है। लेकिन याद रखें, शुरुआत में सप्ताह में 3 बार रात के वे 90 मिनट 10,080 में सबसे महत्वपूर्ण मिनट होने चाहिए। उन्हें पवित्र होना चाहिए, बिल्कुल किसी नाटकीय रिहर्सल या टेनिस मैच जितना पवित्र। यह कहने के बजाय कि माफ करना, मैं तुम्हें नहीं देख सकता बूढ़े दोस्त, लेकिन मुझे टेनिस क्लब भागना है। आपको कहना चाहिए, लेकिन मुझे काम करना है। मैं मानता हूं कि यह कहना बहुत मुश्किल है। टेनिस अमर आत्मा से कहीं ज्यादा जरूरी है। अध्याय 6, मानव स्वभाव को याद रखें। मैंने संयोगवश शनिवार को दोपहर 2 बजे काम से निकलने और सोमवार को सुबह 10 बजे काम पर लौटने के बीच 24 घंटों के विशाल अंतराल का उल्लेख किया है। और यहाँ मुझे इस बात पर भी बात करनी चाहिए कि सप्ताह में 6 दिन होने चाहिए या 7। कई सालों तक, वास्तव में जब तक मैं 40 के करीब नहीं पहुंच गया, मेरा अपना सप्ताह 7 दिनों का था। मुझे बड़े और समझदार लोगों द्वारा लगातार बताया जाता रहा कि 7 दिनों की तुलना में 6 दिनों में अधिक काम और अधिक वास्तविक जीवन यापन किया जा सकता है। और यह निश्चित रूप से सच है कि अब 7 में से 1 दिन ऐसा है जिसमें मैं किसी कार्यक्रम का पालन नहीं करता और उस समय की सनक के अलावा कोई प्रयास नहीं करता। मैं साप्ताहिक आराम के दैनिक मूल्य की गहराई से सराहना करता हूँ। फिर भी अगर मुझे अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करना होता, तो मैं फिर से वैसा ही करता जैसा मैंने किया है। केवल वे ही नियमित रूप से आवर्ती आलस्य की पूरी सुंदरता की सराहना कर सकते हैं जिन्होंने लंबे समय तक सप्ताह के 7 दिन पूरी तरह से जीवन जिया है। इसके अलावा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और कम उम्र का सवाल है, भरपूर युवावस्था और असाधारण ऊर्जा और प्रयास की इच्छा के मामले में मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कहूँगा, दिन रात चलते रहो। लेकिन औसत मामलों में मैं यही कहूँगा, अपने औपचारिक कार्यक्रम को सप्ताह में 6 दिन तक सीमित रखें। अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे बढ़ाएं, लेकिन केवल अपनी इच्छा के अनुपात में, और अतिरिक्त समय को एक आकस्मिक लाभ के रूप में गिनें, न कि नियमित आय के रूप में, ताकि आप 6 दिन के कार्यक्रम में वापस आ सकें और आपको यह महसूस न हो कि आप गरीब हो गए हैं या आप पीछे हट गए हैं। आइए अब देखें कि हम कहाँ खड़े हैं। अब तक हमने दिन की बर्बादी से बचने के लिए सप्ताह में कम से कम 6, सुबह आधे घंटे और सप्ताह में 3 शाम को 1.5 घंटे का समय निर्धारित किया है। कुल मिलाकर सप्ताह में 7.5 घंटे। मैं फिलहाल 7.5 घंटों से संतुष्ट रहने का प्रस्ताव करता हूँ। क्या? आप चिल्लाते हैं। आप हमें जीने का तरीका सिखाने का दिखावा करते हैं और आप 68 में से केवल 7.5 घंटे ही काम चलाते हैं। क्या आप अपने 7.5 घंटे में कोई चमत्कार करने जा रहे हैं? खैर, बात को छोटा न करते हुए मैं कर रहा हूँ। अगर आप कृपया मुझे ऐसा करने दें, यानी मैं आपसे एक ऐसा अनुभव करने के लिए कहने जा रहा हूँ जो पूरी तरह से स्वाभाविक और समझने योग्य होने के साथ साथ चमत्कार की तरह भी हो। मेरा तर्क यह है कि उन 7.5 घंटों का पूरा उपयोग पूरे सप्ताह के जीवन को तेज कर देगा, उसमें उत्साह भर देगा
और सबसे सामान्य कामों में भी आपकी रुचि बढ़ा देगा। आप सुबह और शाम केवल 10 मिनट के लिए शारीरिक व्यायाम करते हैं और फिर भी आप आश्चर्यचकित नहीं होते? जब दिन के हर घंटे आपके शारीरिक स्वास्थ्य और ताकत पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और आपका पूरा शारीरिक दृष्टिकोण बदल जाता है। आपको इस बात पर आश्चर्य क्यों होना चाहिए कि प्रतिदिन औसतन 1 घंटे से अधिक समय मन को देने से मन की संपूर्ण क्रियाशीलता स्थायी रूप से और पूरी तरह सक्रिय हो जाती है। निश्चित रूप से आत्मविकास के लिए अधिक समय दिया जा सकता है और जितना अधिक समय होगा परिणाम भी उतने ही अधिक होंगे। लेकिन मैं एक तुच्छ प्रयास से शुरुआत करना पसंद करता हूँ। यह वास्तव में कोई मामूली प्रयास नहीं है, जैसा कि वे लोग जान पाएंगे जिन्होंने अभी तक यह प्रयास नहीं किया है। जंगल से 7.5 घंटे भी साफ करना काफी मुश्किल है। इसके लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। हो सकता है कि किसी ने अपना समय खराब तरीके से बिताया हो, लेकिन उसने इसे बिताया। उसने इसके साथ कुछ किया, भले ही वह कुछ गलत सलाह क्यों न हो। कुछ और करने का मतलब है आदतों में बदलाव, और आदतें बदलना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कोई भी बदलाव, चाहे वह बेहतरी के लिए ही क्यों न हो, हमेशा कमियों और असुविधाओं के साथ आता है। अगर आप सोचते हैं कि आप सप्ताह के 7.5 घंटे गंभीर निरंतर प्रयास करने में सक्षम होंगे और फिर भी अपना पुराना जीवन जी सकेंगे, तो आप गलत हैं। मैं दोहराता हूँ कि कुछ त्याग और बहुत सारी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कठिनाई को जानता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ऐसे उद्यम में विफलता के लगभग विनाशकारी प्रभाव को जानता हूँ। इसलिए मैं ईमानदारी से बहुत विनम्र शुरुआत की सलाह देता हूँ। आपको अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। आत्मसम्मान सभी उद्देश्यपूर्णता का मूल है और जानबूझकर योजनाबद्ध उद्यम में विफलता व्यक्ति के आत्मसम्मान को एक गंभीर चोट पहुंचाती है। इसलिए मैं दोहराता हूं, चुपचाप बिना दिखावे के शुरू करें। जब आप 3 महीने तक अपनी जीवन शक्ति के विकास के लिए प्रति सप्ताह 7 से 7.5 घंटे ईमानदारी से देते हैं, तब आप अधिक जोर से गाना शुरू कर सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं कि आप क्या अद्भुत चीजें करने में सक्षम है। बताए गए घंटों का उपयोग करने की विधि पर आने से पहले मैं एक अंतिम सुझाव देना चाहता हूँ। वह यह है कि शाम के समय में 1.5 घंटे से ज्यादा समय दें, ताकि 1.5 घंटे का काम किया जा सके। दुर्घटनाओं की संभावना को याद रखें, मानव स्वभाव को याद रखें और अपने 90 मिनट के काम के लिए खुद को 9 से 11:30 बजे तक का समय दें। अध्याय 7, मन को कंट्रोल करना। लोग कहते हैं कोई अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा किया जा सकता है। सोचने की मशीन पर कंट्रोल पूरी तरह संभव है। और चूंकि हमारे मस्तिष्क के बाहर हमारे साथ कुछ भी नहीं होता, चूंकि मस्तिष्क के अलावा कुछ भी हमें चोट नहीं पहुंचाता या हमें खुशी नहीं देता, इसलिए उस रहस्यमय मस्तिष्क में जो कुछ भी चल रहा है उसे कंट्रोल करने में सक्षम होने का सर्वोच्च महत्व स्पष्ट है। यह विचार सबसे पुरानी बातों में से एक है, लेकिन यह एक ऐसी बात है जिसकी गहन सच्चाई और तत्कालिकता को अधिकांश लोग बिना समझे जीते और मरते हैं। लोग ध्यान केंद्रित करने की शक्ति की कमी की शिकायत करते हैं, यह जाने बिना कि वे चाहें तो यह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति के बिना, यानी मस्तिष्क को उसका कार्य निर्देशित करने और आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने की शक्ति के बिना, सच्चा जीवन असंभव है। मन पर कंट्रोल एक पूर्ण अस्तित्व का पहला तत्व है। इसलिए मुझे लगता है कि दिन का पहला काम दिमाग को उसकी गति से चलाना होना चाहिए। आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, अंदर और बाहर। आप अपनी त्वचा से बाल काटने में गंभीर जोखिम उठाते हैं। आप अपने पेट को सभ्य व्यवहार करने के लिए, रिश्वत देने में सक्षम बनाने के लिए, दूध वाले से लेकर सूअर मारने वाले तक व्यक्तियों की एक पूरी सेना को नियुक्त करते हैं। मन की कहीं अधिक नाजुक मशीनरी पर थोड़ा ध्यान क्यों नहीं देते, खासकर तब जब आपको किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। जीवन जीने की कला और शिल्प के इस हिस्से के लिए मैंने आपके दरवाजे से निकलने के क्षण से लेकर आपके कार्यालय पहुंचने के क्षण तक का समय आरक्षित किया है। क्या मुझे सड़क पर, प्लेटफार्म पर, ट्रेन में और फिर भीड़ भरी सड़क पर अपने मन को विकसित करना है? बिल्कुल सही। इससे आसान कुछ नहीं। किसी उपकरण की जरूरत नहीं, यहाँ तक कि किताब की भी जरूरत नहीं। फिर भी यह काम आसान नहीं है। जब आप घर से बाहर निकलें, तो अपने मन को किसी विषय पर केंद्रित करें।
आप 10 गज भी नहीं चलेंगे कि आपका मन आपकी आंखों के सामने से निकल गया होगा और कोने में किसी दूसरे विषय पर भटक रहा होगा। इसे गर्दन से पकड़कर वापस लाओ। स्टेशन पहुंचने से पहले आप इसे लगभग 40 बार वापस ला चुके होंगे। निराश मत हो, जारी रखो, इसे जारी रखो, तुम सफल होगे। यदि तुम दृढ़ रहो, तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। यह दिखावा करना बेकार है कि तुम्हारा मन एकाग्रता में असमर्थ है। क्या तुम्हें वह सुबह याद नहीं है, जब तुम्हें एक बेचैन करने वाला पत्र मिला था, जिसमें बहुत सावधानी से उत्तर देने की मांग की गई थी? कैसे तुमने उत्तर के विषय पर अपना मन स्थिर रखा, बिना एक सेकंड के विराम के, जब तक कि तुम अपने कार्यालय नहीं पहुंच गए, जिसके बाद आपने तुरंत बैठकर उत्तर लिखा। वह एक ऐसा मामला था जिसमें आप परिस्थितियों से इतने उत्साहित हो गए थे कि आप एक तानाशाह की तरह अपने मन पर काबू पा सकते थे। आप कोई भी छोटी बात बर्दाश्त नहीं करते थे। आपने जोर दिया कि उसका काम किया जाना चाहिए और उसका काम हो गया। एकाग्रता के नियमित अभ्यास से आप अपने मन पर दिन के हर घंटे और चाहे किसी भी स्थान पर कंट्रोल कर सकते हैं। यह अभ्यास बहुत सुविधाजनक है। अगर आप अपनी मांसपेशियों के लिए डबल की एक जोड़ी या अपनी शिक्षा के लिए 10 खंडों का विश्वकोश लेकर सुबह की ट्रेन में चढ़ें, तो शायद आप लोगों को चौंका देंगे। लेकिन जब आप सड़क पर चलते हैं या पाइप के पीछे डिब्बे के कोने में बैठते हैं या सबटेरियन पर स्टेप हैंग करते हैं, तो कौन जानता है कि आप दैनिक कार्यों में से सबसे महत्वपूर्ण काम में लगे हुए हैं? कौन मूर्ख आप पर हंस सकता है? मुझे परवाह नहीं कि आप किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब तक आप ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सोचने वाली मशीन को अनुशासित करना ही मायने रखता है। लेकिन फिर भी आप एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार सकते हैं और किसी उपयोगी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मेरा सुझाव है, यह केवल एक सुझाव है, मार्कस अरेलियस या एपिक्टेटस का एक छोटा सा अध्याय। मैं विनती करता हूँ कि उनके नामों से मत शर्माइए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं मार्कस अरेलियस या एपिक्टेटस से ज्यादा वास्तविक और सीधे साधे सामान्य ज्ञान से भरपूर कोई चीज नहीं जानता, जो आप और मेरे जैसे साधारण लोगों के दैनिक जीवन पर लागू हो। शाम को एक अध्याय पढ़ें और अगली सुबह उस पर ध्यान केंद्रित करें। आप देखेंगे। हाँ मेरे दोस्त, इस तथ्य को छिपाने की कोशिश करना आपके लिए बेकार है। मैं आपके दिमाग की आवाज को अपने कान में टेलीफोन की तरह सुन सकता हूँ। आप खुद से कह रहे हैं, यह बंदा अपने 7वें अध्याय तक बहुत अच्छा कर रहा था। वह मुझे थोड़ा बहुत दिलचस्प लगने लगा था। लेकिन वह ट्रेनों में सोचने, एकाग्रता आदि के बारे में जो कहता है, वह मेरे लिए नहीं है। यह कुछ लोगों के लिए काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन यह मेरे लिए नहीं है। यह आपके लिए है। मैं जोश से दोहराता हूँ, यह आपके लिए है। वास्तव में आप ही वह व्यक्ति हैं जिस पर मैं निशाना साध रहा हूँ। सुझाव को फेंक दो और तुम सबसे कीमती सुझाव को फेंक दो जो तुम्हें कभी दिया गया था। यह मेरा सुझाव नहीं है। यह पृथ्वी पर रहने वाले सबसे समझदार, व्यवहारिक, कठोर दिमाग वाले लोगों का सुझाव है। मैं इसे आपको सिर्फ दूसरे हाथ से दे रहा हूँ। इसे आजमाओ, अपने दिमाग को काबू में रखो और देखो कि कैसे यह प्रक्रिया जीवन की आधी बुराइयों को ठीक कर देती है। खासतौर पर चिंता, वह दुखद, टालने योग्य, शर्मनाक बीमारी, चिंता। अध्याय 8। चिंतनशील मनोदशा। मन को एकाग्र करने का अभ्यास एकमात्र प्रारंभिक अभ्यास है, जैसे पियानो को बजाना। अपने जटिल जीव के सबसे अनकंट्रोल्ड अंग पर कंट्रोल प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से उसे अपने अधीन करना होगा। आज्ञाकारी मन का होना तब तक बेकार है जब तक कि व्यक्ति उसकी आज्ञाकारिता से यथासंभव लाभ न उठा ले। अब इस बात पर कोई सवाल नहीं हो सकता है कि अध्ययन का यह पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। इस पर कभी कोई सवाल नहीं रहा। सभी युगों के सभी समझदार लोग इस पर सहमत हैं और यह न तो साहित्य है, न ही कोई अन्य कला, न ही यह इतिहास है, न ही यह कोई विज्ञान है। यह स्वयं का अध्ययन है। मनुष्य, अपने आप को जानो। ये शब्द इतने घिसे पिटे हैं कि सचमुच मुझे इन्हें लिखने में शर्म आती है। फिर भी इन्हें लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें लिखे जाने की आवश्यकता है। मनुष्य, अपने आप को जानो। मैं इसे जोर से कहता हूँ। यह वाक्यांश उन वाक्यांशों में से एक है जिससे हर कोई परिचित है, जिसका मूल्य हर कोई स्वीकार करता है और जिसे केवल सबसे बुद्धिमान लोग ही व्यवहार में लाते हैं। मुझे नहीं पता क्यों,
मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आज के औसत नेक इरादे वाले आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा कमी चिंतनशील मनोदशा की है। हम चिंतन नहीं करते। मेरा मतलब है कि हम वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों पर चिंतन नहीं करते। हमारी खुशी की समस्या है हम जिस मुख्य दिशा में जा रहे हैं उस पर, जीवन हमें क्या दे रहा है उस पर, हमारे कार्यों को निर्धारित करने में तर्क की क्या भूमिका है उस पर, और हमारे सिद्धांतों और हमारे आचरण के बीच के संबंध पर। और फिर भी आप खुशी की तलाश में हैं, है ना? क्या आपने इसे खोज लिया है? संभावना है कि आपने ऐसा नहीं किया है। संभावना है कि आप पहले से ही यह मानने लगे हैं कि खुशी अप्राप्य है, लेकिन मनुष्य ने इसे प्राप्त किया है, और उन्होंने इसे यह समझकर प्राप्त किया है कि खुशी शारीरिक या मानसिक सुख प्राप्त करने से नहीं आती है, बल्कि तर्क के विकास और सिद्धांतों के अनुसार आचरण के समायोजन से आती है। मुझे लगता है कि आप इस बात से इनकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे, और अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो फिर भी अपने दिन का कोई भी हिस्सा अपने तर्क, सिद्धांतों और आचरण पर विचार करने में नहीं लगाते हैं, तो आप यह भी स्वीकार करते हैं कि किसी खास चीज के लिए प्रयास करते समय आप नियमित रूप से उस पर काम को छोड़ देते हैं जो उस चीज को पाने के लिए जरूरी है। अब क्या मैं शर्माऊं या आप शर्माएंगे? इस बात से मत डरो कि मैं तुम्हारा ध्यान कुछ सिद्धांतों पर केंद्रित करना चाहता हूँ। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे सिद्धांत क्या है। तुम्हारे सिद्धांत तुम्हें चोरी की धार्मिकता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं केवल इतना आग्रह करता हूँ कि जिस जीवन में आचरण सिद्धांतों के साथ काफी हद तक मेल नहीं खाता, वह एक मूर्खतापूर्ण जीवन है, और उस आचरण को केवल दैनिक जांच, चिंतन और संकल्प के माध्यम से सिद्धांतों के अनुरूप बनाया जा सकता है। चोरों के स्थायी दुख का कारण यह है कि उनके सिद्धांत चोरी के विपरीत है। यदि वे वास्तव में चोरी की नैतिक उत्कृष्टता में विश्वास करते हैं, तो दंडात्मक सेवा का मतलब उनके लिए बस इतने ही खुशहाल वर्ष होंगे। सभी शहीद खुश हैं क्योंकि उनका आचरण और उनके सिद्धांत एक दूसरे से मेल खाते हैं। जहां तक तर्क की बात है, यह हमारे जीवन में हमारी कल्पना से कहीं कम भूमिका निभाता है। हमसे विवेकशील होने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन हम विवेकशील होने की अपेक्षा कहीं अधिक सहज हैं, और जितना कम हम चिंतन करेंगे, हम उतने ही कम विवेकशील होंगे। अगली बार जब आप वेटर से नाराज हों क्योंकि आपका स्टेक ज्यादा पक गया है, तो अपने मन के कैबिनेट रूम में तर्क से कदम रखने के लिए कहें और उससे सलाह लें। वह शायद आपको बताएगी कि वेटर ने स्टेक नहीं पकाया था, और स्टेक पकाने पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। और अगर वह अकेला भी दोषी था, तो भी नाराज होकर आपने कुछ अच्छा नहीं किया। आपने केवल अपनी गरिमा खो दी, समझदार लोगों की नज़र में मूर्ख की तरह दिखे और वेटर को नाराज कर दिया, जबकि स्टेक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस सलाह का नतीजा यह होगा कि जब एक बार फिर आपका स्टेक ज़्यादा पक जाएगा, तो आप वेटर के साथ एक साथी की तरह व्यवहार करेंगे, एक दयालु भावना के साथ शांत रहेंगे और विनम्रता से ताज़ा स्टेक लेने पर जोर देंगे। लाभ स्पष्ट और ठोस होगा। सिद्धांतों के निर्माण, संशोधन तथा आचरण के अभ्यास में लिखी किताबों से बहुत सहायता प्राप्त की जा सकती है। मैंने अपने पिछले अध्याय में मार्कस अरेलियस और एपिक्टेटस का उल्लेख किया था। कुछ और भी अधिक प्रसिद्ध रचनाएं तुरंत स्मृति में आ जाएंगी। मैं पास्कल, लाब्रुएरे और इमर्सन का भी उल्लेख कर सकता हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, आप मुझे मार्कस अरेलियस के बिना यात्रा करते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, पुस्तकें मूल्यवान है, लेकिन पुस्तकों को न पढ़ना प्रतिदिन स्पष्ट, ईमानदार जांच का स्थान ले लेगा कि व्यक्ति ने हाल ही में क्या किया है और वह क्या करने वाला है, अपने आप को स्थिर दृष्टि से देखने का। यह महत्वपूर्ण कार्य कब पूरा होगा? मुझे लगता है कि शाम को घर वापस आने का एकांत इसके लिए उपयुक्त है। दिन भर की मेहनत के बाद स्वाभाविक रूप से चिंतनशील मनोदशा होती है। बेशक, अगर आप किसी प्राथमिक और अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य को पूरा करने के बजाय अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन दिन के किसी समय आपको इसे पूरा करना ही होगा। अब मैं शाम के समय पर आता हूँ। अध्याय 9, कला में रुचि। बहुत से लोग शाम को नियमित और निर्बाध रूप से आलस्य करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आलस्य के अलावा, साहित्य के अध्ययन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, और संयोग से उनमें साहित्य के प्रति रुचि नहीं होती। यह एक बड़ी भूल है। बेशक, छपी हुई किताबों की सहायता के बिना किसी भी चीज का ठीक से अध्ययन करना असंभव है,
या कम से कम बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप ब्रिज या बोट सेलिंग की गहराई को समझना चाहते हैं, तो आप साहित्य में अपनी रुचि की कमी के कारण ब्रिज या बोट सेलिंग पर बेहतरीन किताबें पढ़ने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हमें साहित्य और गैर साहित्यिक विषयों पर आधारित किताबों के बीच अंतर करना चाहिए। मैं साहित्य पर बाद में आऊंगा। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने मेरेडिथ को कभी नहीं पढ़ा है और जो इस बात पर चर्चा करने से अप्रभावित रह सकते हैं कि श्री स्टीफन फिलिप्स सच्चे कवि हैं या नहीं, कि वे पूरी तरह से अपने अधिकारों के भीतर है। साहित्य से प्रेम न करना कोई अपराध नहीं है, यह मूर्खता की निशानी नहीं है। साहित्य के दिग्गज उस दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को तुरंत मृत्युदंड देने का आदेश दे देंगे जो, उदाहरण के लिए, टेनिसन पर वर्ड्सवर्थ के प्रभाव को नहीं समझता। लेकिन यह केवल उनकी धृष्टता है। मुझे आश्चर्य है कि अगर उनसे पूछा जाए कि त्वाइकोवस्की की पेंटेथिन सिम्फनी को बनाने में किन प्रभावों का योगदान रहा, तो वे कहाँ होंगे। साहित्य के बाहर भी ज्ञान के बहुत से क्षेत्र हैं जो साधकों को शानदार परिणाम देंगे। उदाहरण के लिए, मुझे याद आया कि अगस्त में प्रोमेनेड कंसर्ट शुरू होते हैं। आप उनमें जाते हैं और आप संगीत का आनंद लेते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि आप पियानो या फिडल या यहाँ तक कि बेंजो भी नहीं बजा सकते, कि आपको संगीत के बारे में कुछ नहीं पता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आप में संगीत के प्रति सच्ची रुचि है। यह इस बात से साबित होता है कि अपने हाल को आपसे और आपके साथियों से भरने के लिए कंडक्टर को ऐसे कार्यक्रम प्रस्तुत करने पड़ते हैं जिनसे खराब संगीत को लगभग पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। अब निश्चित रूप से पियानो पर द मेंडेस प्रेयर का प्रदर्शन करने में आपकी असमर्थता आपको ऑर्केस्ट्रा के निर्माण से परिचित होने से नहीं रोक सकती है, जिसे आप कुछ महीनों के दौरान सप्ताह में 2 रातें सुनते हैं। जैसा कि चीजें हैं, आप शायद ऑर्केस्ट्रा को उपकरणों के एक विषम समूह के रूप में सोचते हैं जो ध्वनि के एक भ्रमित स्वीकार्य द्रव्यमान का उत्पादन करते हैं। आप विवरणों को नहीं सुनते हैं क्योंकि आपने कभी अपने कानों को विवरणों को सुनने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया है। यदि आपसे सी माइनर सिम्फनी की शुरुआत में महान थीम बजाने वाले वाद्य यंत्रों के नाम पूछे जाएं, तो आप अपने जीवन की खातिर उनका नाम नहीं बता पाएंगे। फिर भी आप सी माइनर सिम्फनी की प्रशंसा करते हैं। इसने आपको रोमांचित किया है, यह आपको फिर से रोमांचित करेगी। आपने इसके बारे में विस्तृत मनोदशा में उस महिला से भी बात की है। आप जानते हैं कि मेरा मतलब किससे है। और आप सी माइनर सिम्फनी के बारे में केवल इतना ही सकारात्मक रूप से कह सकते हैं कि बीथोवेन ने इसकी रचना की है और यह एक बहुत बढ़िया चीज है। क्रेहबिल की संगीत कैसे सुने पढ़ी, तो आप अगली बार एक प्रोमेनेटेड कंसर्ट में जाएंगे जिसमें आपकी दिलचस्पी आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाएगी। एक भ्रमित जनसमूह के बजाय ऑर्केस्ट्रा आपको वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि वह है, एक अद्भुत संतुलित जीव जिसके सदस्यों के विभिन्न समूहों में से प्रत्येक का एक अलग और अपरिहार्य कार्य है। आप उपकरणों पर नजर रखेंगे और उनकी संबंधित आवाजों को सुनेंगे। आप उस खाई को जान जाएंगे जो एक फ्रेंच हार्न और एक अंग्रेजी हार्न के बीच अंतर करती है, और आप समझ पाएंगे कि एक हार्ट बॉय बजाने वाले को फिडलर की तुलना में अधिक वेतन क्यों मिलता है। हालांकि फिडल अधिक कठिन वाद्य है। आप एक प्रोमेनेट कंसर्ट में रहेंगे जबकि पहले आप केवल एक आनंद में कोमा की स्थिति में वहां मौजूद थे, जैसे एक बच्चा किसी चमकदार वस्तु को देख रहा हो। संगीत के व्यवस्थित ज्ञान की नींव रखी जा सकती है। आप अपनी जांच को या तो संगीत के किसी विशेष रूप पर या किसी विशेष संगीतकार के काम पर केंद्रित कर सकते हैं। 3 संक्षिप्त शामों वाले 48 सप्ताह के एक वर्ष के अंत में अपने बढ़ते ज्ञान से चुने गए कार्यक्रमों और संगीत समारोह में उपस्थिति के अध्ययन के साथ आप वास्तव में संगीत के बारे में कुछ जान पाएंगे। भले ही आप पियानो पर द मेंडेस प्रेयर बजाने से हमेशा की तरह दूर हों, लेकिन मुझे संगीत से नफरत है। आप कहते हैं, मेरे प्रिय महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जो संगीत पर लागू होता है वही अन्य कलाओं पर भी लागू होता है। मैं श्री क्लेरमोंट विट की हाउ टू लुक ए पिक्चर्स या श्री रसेल स्टर्गिस की हाउ टू जज आर्किटेक्ट का उल्लेख अन्य कलाओं में व्यवस्थित रूप से जीवनदायी ज्ञान की शुरुआत के रूप में कर सकता हूँ, जिसके अध्ययन के लिए लंदन में प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है। आप कहते हैं, मुझे सभी कलाओं से नफरत है। मेरे प्रिय महोदय, मैं आपका और अधिक सम्मान करता हूँ। साहित्य पर आने से पहले मैं आपके मामले पर विचार करूंगा। अध्याय 10। जीवन में कुछ भी नीरस नहीं है।
कला एक महान चीज है, लेकिन यह सबसे महान नहीं है। सभी अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण है कारण और प्रभाव की निरंतर धारणा। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड के निरंतर विकास की धारणा, और भी दूसरे शब्दों में, विकास के क्रम की धारणा। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में इस प्रमुख सत्य को पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है कि बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है, तो वह न केवल बड़े दिमाग वाला, बल्कि बड़ा दिल वाला बन जाता है। किसी की घड़ी चोरी हो जाना कठिन है, लेकिन व्यक्ति सोचता है कि घड़ी का चोर आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारणों से चोर बना है, जो उतने ही रोचक हैं जितने वैज्ञानिक रूप से समझने योग्य हैं। और व्यक्ति दूसरी घड़ी खरीदता है, भले ही खुशी से नहीं, लेकिन कम से कम एक ऐसे दर्शन के साथ जो कड़वाहट को असंभव बनाता है। कारण और प्रभाव के अध्ययन में व्यक्ति वह बेतुकापन खो देता है जो बहुत से लोगों के पास हमेशा जीवन की जिज्ञासा से हैरान और दुखी होने का होता है। ऐसे लोग मानव प्रकृति के बीच ऐसे रहते हैं जैसे मानव प्रकृति एक विदेशी देश हो जो भयानक विदेशी रीति रिवाजों से भरा हो, लेकिन परिपक्वता तक पहुंचने के बाद व्यक्ति को निश्चित रूप से एक अजनबी देश में अजनबी होने पर शर्म आनी चाहिए। कारण और प्रभाव का अध्ययन जीवन की पीड़ा को कम करता है, लेकिन जीवन की सुंदरता को बढ़ाता है। जिस व्यक्ति के लिए विकास केवल एक नाम है, वह समुंदर को एक भव्य नीरस तमाशा मानता है जिसे वह अगस्त में 3 शिलिंग के तीसरे दर्जे के रिटर्न पर देख सकता है। वह व्यक्ति जो विकास, निरंतर कारण और प्रभाव के विचार से ओतप्रोत है, वह समुद्र में एक ऐसा तत्व देखता है जो भूविज्ञानी के परसों भाप था, जो कल उबल रहा था और कल अनिवार्य रूप से बर्फ बन जाएगा। वह समझता है कि तरल पदार्थ केवल ठोस बनने की ओर अग्रसर है, और वह जीवन की जबरदस्त परिवर्तनशील सुरम्यता की भावना से अभिभूत है। इस बात की निरंतर विकसित प्रशंसा से अधिक स्थायी संतुष्टि कुछ भी नहीं दे सकती। यह सभी विज्ञान का लक्ष्य है। कारण और प्रभाव हर जगह पाए जाते हैं। शेफर्ड बुश में किराए बढ़ गई। यह दर्दनाक और चौंकाने वाला था कि शेफर्ड बुश में किराए बढ़ गई, लेकिन एक हद तक हम सभी कारण और प्रभाव के वैज्ञानिक छात्र हैं। और लियोन्स रेस्तरां में लंच करने वाला कोई भी क्लर्क ऐसा नहीं था जिसने वैज्ञानिक रूप से 2 और 2 को जोड़कर शेफर्ड बुश में विद्यमान की अत्यधिक मांग का कारण 2 पेनी ट्यूब में न देखा हो, और विद्यमान की अत्यधिक मांग में विद्यमान की कीमत में वृद्धि का कारण न देखा हो। सरल, आप घृणा से कहते हैं, सब कुछ, ब्रह्मांड की पूरी जटिल गति इतनी सरल है जब आप 2 और 2 को पर्याप्त रूप से जोड़ सकते हैं। और मेरे प्रिय महोदय, शायद आप एक एस्टेट एजेंट के क्लर्क हैं और आप कला से नफरत करते हैं और आप अपनी अमर आत्मा को पोषित करना चाहते हैं, तो आप अपने व्यवसाय में रुचि नहीं ले सकते, क्योंकि यह बहुत नीरस है। कुछ भी नीरस नहीं है। जीवन की जबरदस्त परिवर्तनशील सुरम्यता को एक एस्टेट एजेंट के कार्यालय में शानदार ढंग से दिखाया गया है। क्या? ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में यातायात अवरुद्ध था। अवरोध से बचने के लिए लोग वास्तव में तहखानों और नालियों के नीचे से यात्रा करने लगे, और इसका परिणाम शेफर्ड बुश में किराए में वृद्धि थी। और आप कहते हैं कि यह सुरम्य नहीं है? मान लीजिए कि आप इस भावना से लंदन में हर दूसरे शाम को 1.5 घंटे के लिए संपत्ति के सवाल का अध्ययन करते हैं। क्या यह आपके व्यवसाय को उत्साह नहीं देगा और आपके पूरे जीवन को बदल नहीं देगा? आप और भी मुश्किल समस्याओं पर पहुंचेंगे, और आप हमें यह बताने में सक्षम होंगे कि कारण और प्रभाव के स्वाभाविक परिणाम के रूप में लंदन की सबसे लंबी सीधी सड़क लगभग 1.5 गज लंबी क्यों है, जबकि पेरिस की सबसे लंबी बिल्कुल सीधी सड़क मीलों तक फैली हुई है। मुझे लगता है कि आप स्वीकार करेंगे कि एक एस्टेट एजेंट के क्लर्क में मैंने ऐसा कोई उदाहरण नहीं चुना है जो विशेष रूप से मेरे सिद्धांतों का समर्थन करता हो। आप एक बैंक क्लर्क हैं और आपने वाल्टर बेज होट की लोम्बार्ड स्ट्रीट नामक वह दमदार रोमांस नहीं पढ़ी है। ओह मेरे प्रिय महोदय, यदि आपने उसी से शुरुआत की होती तो हर दूसरे शाम को 90 मिनट तक उसका अनुसरण किया होता, तो आपका बिजनेस आपके लिए कितना रोमांचकारी होता और आप मानव स्वभाव को कितने स्पष्टता से समझ पाते। आप शहर में बंद हैं, लेकिन आपको देहात की सैर करना और जंगली जीवन का अवलोकन करना पसंद है। निश्चित रूप से यह दिल को खुश करने वाला मनोरंजन है। क्यों न आप अपने घर के दरवाजे से बाहर निकलकर अपनी चप्पलों में तितली जाल के साथ रात के समय सबसे नजदीकी गैस लैंप पर जाएं और वहां आम और दुर्लभ पतंगों के जंगली जीवन का अवलोकन करें जो वहां मंडरा रहे हैं।
और इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को समन्वित करें और उस पर एक अधिरचना बनाएं और अंत में किसी चीज के बारे में कुछ जानें। पूरी तरह से जीने के लिए आपको कला या साहित्य के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता नहीं है। दैनिक जीवन और दृश्य का पूरा क्षेत्र उस जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, जिसका अर्थ है जीवन, और जिसकी संतुष्टि का अर्थ है एक समझदार हृदय। मैंने आपका मामला निपटाने का वादा किया था, हे कला और साहित्य से नफरत करने वाले आदमी, और मैंने आपका मामला निपटा दिया है। अब मैं उस व्यक्ति के मामले पर आता हूँ जो सौभाग्य से बहुत आम है, जिसे पढ़ना पसंद है। अध्याय 11, गंभीर अध्ययन। उपन्यासों को गंभीर पढ़ने से बाहर रखा गया है, इसलिए जो व्यक्ति आत्म सुधार के लिए तत्पर है वह चार्ल्स डिकेंस की रचनाओं के पूर्ण अध्ययन के लिए सप्ताह में 3 बार 90 मिनट समर्पित करने का निर्णय ले रहा है। उसे अपनी योजना बदलने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह नहीं है कि उपन्यास गंभीर नहीं है। दुनिया के कुछ महान साहित्य गद्य कथा के रूप में है। इसका कारण यह है कि खराब उपन्यासों को नहीं पढ़ा जाना चाहिए, और यह है कि अच्छे उपन्यासों के लिए पाठक को कभी भी किसी सराहनीय मानसिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। मेरेडिथ के उपन्यासों के केवल खराब हिस्से ही कठिन है। एक अच्छा उपन्यास आपको नदी में नाव की तरह आगे बढ़ाता है और आप अंत तक पहुंचते हैं, शायद सांस फूली हुई लेकिन थके हुए नहीं। सबसे अच्छे उपन्यासों में सबसे कम तनाव होता है। अब मन की साधना में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है तनाव, कठिनाई की भावना, एक कार्य की भावना जिसे आपका एक हिस्सा पूरा करने के लिए उत्सुक है और दूसरा हिस्सा टालने के लिए उत्सुक है, और यह भावना उपन्यास का सामना करने में नहीं मिल सकती है। अन्ना कैरेनिना पढ़ने के लिए आपको अपने दांतों को कसना नहीं पड़ेगा, इसलिए यद्यपि आपको उपन्यास पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको उन्हें उन 90 मिनटों में नहीं पढ़ना चाहिए। कल्पनाशीलता। कल्पनाशील कविता उपन्यासों की तुलना में कहीं ज्यादा मानसिक तनाव पैदा करती है। यह साहित्य के किसी भी रूप की तुलना में संभवतः सबसे गंभीर तनाव पैदा करती है। यह साहित्य का सर्वोच्च रूप है। यह उच्चतम प्रकार का आनंद प्रदान करता है और उच्चतम प्रकार का ज्ञान सिखाता है। एक शब्द में इसकी तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं यह इस तथ्य के दुखद एहसास के साथ कह रहा हूँ कि अधिकांश लोग कविताएं नहीं पढ़ते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ कि कई बेहतरीन लोग, अगर उन्हें पैराडाइज लास्ट पढ़ने और दोपहर को घुटनों के बल बोरी में बैठकर ट्राफलगर स्क्वायर का चक्कर लगाने के विकल्प दिए जाएं, तो वे सार्वजनिक उपहास का सामना करना पसंद करेंगे। फिर भी मैं अपने दोस्तों और दुश्मनों को किसी भी चीज से पहले कविता पढ़ने की सलाह देना कभी बंद नहीं करूंगा। अगर कविता आपके लिए सीलबंद किताब कहलाती है, तो सामान्य रूप से कविता की प्रकृति पर हेजलिट के प्रसिद्ध निबंध को पढ़ना शुरू करें। यह अंग्रेजी में अपनी तरह की सबसे अच्छी चीज है, और इसे पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति संभवतः इस गलतफहमी में नहीं रह सकता कि कविता एक मध्ययुगीन यातना है, या एक पागल हाथी है, या एक बंदूक है जो अपने आप ही चल जाएगी और 40 कदम पर मार डालेगी। वास्तव में उस मनुष्य की मानसिक स्थिति की कल्पना करना बिल्कुल मुश्किल है जो हेजलिट के निबंध को पढ़ने के बाद अपने अगले भोजन से पहले कुछ कविताएं पढ़ने की तत्काल इच्छा नहीं रखता है। अगर निबंध आपको इतना प्रेरित करता है, तो मेरा सुझाव है कि आप पूरी तरह से कथात्मक कविता से शुरुआत करें। ब्रोटेंस या यहाँ तक कि जेन ऑस्टेन द्वारा लिखी गई किसी भी किताब से कहीं बेहतर अंग्रेजी उपन्यास एक महिला द्वारा लिखा गया है, जिसे शायद आपने नहीं पढ़ा है। इसका शीर्षक एरोरा ले है और इसके लेखक ईबी ब्राउनिंग है। यह कविता में लिखा गया है और इसमें काफी मात्रा में वास्तव में अच्छी कविताएं हैं। इस किताब को पूरा पढ़ने का फैसला करें। भूल जाएं कि यह अच्छी कविता है। इसे सिर्फ कहानी और सामाजिक विचारों के लिए पढ़ें, और जब आप इसे पढ़ लें तो खुद से ईमानदारी से पूछें कि क्या आपको अभी भी कविता पसंद नहीं है। मैं एक से ज्यादा लोगों को जानता हूँ जिनके लिए ओरेरा ले यह साबित करने का जरिया रही है कि अगर वे मानते हैं कि उन्हें कविता से नफरत है, तो वे पूरी तरह से गलत थे। बेशक, अगर हेजलिट और हेजलिट के प्रकाश में किए गए ऐसे प्रयोग के बाद आपको अंततः यह विश्वास हो जाता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो कविता के प्रतिकूल है, तो आपको इतिहास या दर्शन से संतुष्ट होना चाहिए। मुझे इसका अफसोस है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। द डिक्लाइन एंड फॉल का नाम
पैराडाइज लोस्ट के साथ एक ही दिन में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन यह एक बहुत ही सुंदर चीज है। और हर्बर्ट स्पेंसर का फर्स्ट प्रिंसिपल कविता के दावों पर बस हंसता है और किसी भी मानव मन की सबसे शानदार रचना के अलावा कुछ भी स्वीकार करने से इनकार नहीं करता है। मैं सुझाव नहीं देता कि इनमें से कोई भी रचना मानसिक तनाव में नौसिखिए के लिए उपयुक्त है, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि औसत बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति 1 साल तक लगातार पढ़ने के बाद इतिहास या दर्शन की सर्वोच्च कृतियों पर हमला करने के योग्य क्यों नहीं हो सकता। उत्कृष्ट कृतियों की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि वे बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट होती है। मैं शुरुआत के लिए किसी खास काम का सुझाव नहीं देता। मेरे पास जो समय है उसमें यह प्रयास व्यर्थ होगा। लेकिन मेरे पास कुछ खास महत्व के दो सामान्य सुझाव हैं। पहला यह है कि अपने प्रयासों की दिशा और दायरा तय करें। एक सीमित अवधि या एक सीमित विषय या एक ही लेखक चुनें। खुद से कहें, मैं फ्रांसीसी क्रांति या रेलवे के उदय या जॉन कीट्स के कामों के बारे में कुछ जानूंगा। और एक निश्चित अवधि के दौरान पहले से तय होने के लिए खुद को अपनी पसंद तक सीमित रखें। विशेषज्ञ होने से बहुत खुशी मिलती है। दूसरा सुझाव दूसरा सुझाव है कि पढ़ने के साथ साथ सोचना भी चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़ते ही रहते हैं और इससे उन्हें जो भी लाभ होता है उसके लिए उन्हें रोजी रोटी से दूर रहना चाहिए। वे पढ़ने के लिए उसी तरह से तैयार होते हैं जैसे अच्छे लोग शराब पीते हैं। वे मोटर कार पर बैठकर साहित्य के क्षेत्र में उड़ते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य गति करना होता है। वे आपको बताएंगे कि उन्होंने 1 साल में कितनी किताबें पढ़ी है। जब तक आप कम से कम 45 मिनट ध्यानपूर्वक थकाऊ चिंतन के लिए नहीं देते, तब तक आपकी रात के 90 मिनट मुख्य रूप से बर्बाद हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपकी गति धीमी है। कोई बात नहीं, लक्ष्य को भूल जाइए, केवल आसपास के देश के बारे में सोचिए और कुछ समय बाद, शायद जब आपको इसकी उम्मीद भी न हो, आप अचानक स्वयं को एक पहाड़ी पर बसे एक सुंदर शहर में पाएंगे। अध्याय 12, खतरों से बचें। मैं इन संकेतों को समाप्त नहीं कर सकता। अक्सर मुझे डर लगता है कि ये बहुत उपदेशात्मक और आकस्मिक है। जीवन के महान लक्ष्य के लिए अपने समय का पूरा उपयोग करने पर बिना संक्षेप में कुछ खतरों का उल्लेख किए जो जीवन के प्रति ईमानदार आकांक्षी के इंतजार में है। पहला सबसे भयानक खतरा है सबसे घृणित और सबसे कम सहनीय व्यक्तियों में से एक बनने का, एक ढोंगी। वह ढोंगी एक चुलबुला आदमी है जो खुद को श्रेष्ठ ज्ञान का दिखावा करता है। ढोंगी एक घमंडी मूर्ख है जो एक औपचारिक सैर के लिए बाहर गया है और बिना जाने ही अपने पहनावे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है, अर्थात उसका हास्यबोध। ढोंगी एक उबाऊ व्यक्ति है जिसने एक खोज की है। वह अपनी खोज से इतना प्रभावित होता है कि वह गंभीर रूप से नाराज हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया भी इससे प्रभावित नहीं होती है। अनजाने में ढोंगी बन जाना एक आसान और घातक बात है। इसलिए जब कोई अपना सारा समय इस्तेमाल करने का उपक्रम करता है, तो उसे यह याद रखना चाहिए कि उसे अपना समय ही संभालना है, न कि दूसरों का समय। कि जब तक कोई घंटे का बजट संतुलित करना शुरू नहीं करता, तब तक धरती आराम से चलती रही और यह आराम से चलती रहेगी। चाहे कोई समय के राजकोष के चांसलर की अपनी नई भूमिका में सफल हो या न हो, यह भी अच्छा है कि कोई जो कर रहा है उसके बारे में बहुत ज्यादा बकबक न करें और यह देखकर बहुत ज्यादा दुखी न हो कि पूरी दुनिया जानबूझकर हर दिन के इतने घंटे बर्बाद कर रही है और इसलिए कभी जी नहीं पा रही है। अंततः यह पाया जाएगा कि खुद का ख्याल रखने में ही वह सब कुछ है जो वह कर सकता है। कार्यक्रम से बंधे रहने का खतरा है, जैसे कि किसी रथ के गुलाम से। किसी के कार्यक्रम को अपने साथ भागने नहीं देना चाहिए। उसका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उसे किसी बुत की तरह पूजा नहीं जाना चाहिए। रोजगार का कार्यक्रम कोई धर्म नहीं है, यह स्पष्ट प्रतीत होता है। फिर भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका जीवन उनके लिए और उनके रिश्तेदारों और मित्रों के लिए एक कष्टदायक बोझ है, क्योंकि वे स्पष्ट बातों को समझने में विफल रहे हैं। ओह नहीं, मैंने इस पत्नी को चिल्लाते हुए सुना है। आर्थर हमेशा 8 बजे कुत्ते को व्यायाम के लिए बाहर ले जाता है और वह हमेशा पौने 9 बजे पढ़ना शुरू करता है। इसलिए यह सवाल ही नहीं उठता कि हमें ऐसा करना चाहिए। और उस करुण स्वर में पूर्ण अंतिमता का स्वर एक करियर की अप्रत्याशित और हास्यास्पद त्रासदी को प्रकट करता है। दूसरी ओर एक कार्यक्रम है और जब तक इसे सम्मान के साथ नहीं देखा जाता है,
तब तक यह एक घटिया मजाक के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। अपने कार्यक्रम को बिल्कुल सही सम्मान से देखना चाहिए। अपने कार्यक्रम को बिल्कुल सही सम्मान के साथ देखना, न बहुत ज्यादा और न बहुत कम लचीलेपन के साथ जीना, शायद ही उतना आसान मामला हो जितना कि अनुभवहीन लोगों को लग सकता है। और एक और खतरा है कि जल्दबाजी की नीति अपना ली जाए। धीरे धीरे इस बात से और अधिक ग्रस्त हो जाएं कि आगे क्या करना है। इस तरह व्यक्ति जेल में रहने जैसा महसूस कर सकता है और उसका जीवन उसका अपना नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति 8 बजे कुत्ते को घुमाने के लिए बाहर ले जा सकता है और पूरे समय इस बात पर चिंतन कर सकता है कि उसे पौने 9 बजे पढ़ना शुरू करना है और उसे देर नहीं करनी चाहिए। और कभी-कभी जानबूझकर अपने कार्यक्रम को तोड़ना भी मामले को सुधारने में मदद नहीं करेगा। बुराई उस चीज में लचीलापन बनाए रखने से नहीं आती जो आपने पहले से ही कोशिश की है, बल्कि शुरुआत में बहुत ज्यादा कोशिश करने से, अपने प्रोग्राम को तब तक भरने से आती है जब तक कि वह खत्म न हो जाए। इसका एकमात्र इलाज प्रोग्राम को फिर से बनाना और कम प्रयास करना है। लेकिन ज्ञान की भूख उससे बढ़ती है जो उसे पोषित करती है। और ऐसे लोग होते हैं जो लगातार प्रयास करने की बेतहाशा जल्दी पसंद करते हैं। उनके बारे में यह कहा जा सकता है कि लगातार बेतहाशा जल्दी करना एक अनंत झपकी से बेहतर है। किसी भी मामले में यदि प्रोग्राम दमनकारी होने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है और फिर भी कोई इसे संशोधित नहीं करना चाहता है, तो एक उत्कृष्ट उपशामक यह है कि इसके एक भाग से दूसरे भाग पर अतिरंजित विचार विमर्श के साथ आगे बढ़ा जाए। उदाहरण के लिए, सेंट बर्नार्ड को जंजीर से बांधने और पुस्तक खोलने के बीच पूर्ण मानसिक शांति में 5 मिनट बिताएं। दूसरे शब्दों में, उन्हें बर्बाद करने की पूरी चेतना के साथ 5 मिनट बर्बाद करें। अंतिम और सबसे बड़ा खतरा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, वह है जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर चुका हूँ, उद्यम के आरंभ में विफलता का जोखिम। मुझे इस पर जोर देना चाहिए। शुरुआत में विफलता आसानी से पूर्ण जीवन शक्ति के प्रति नवजात आवेग को मार सकती है और इसलिए इससे बचने के लिए हर एहतियात बरतना चाहिए। आवेग पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला जाना चाहिए। पहले चक्कर की गति भले ही बहुत धीमी हो, लेकिन इसे यथासंभव नियमित रखें। काम पूरा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अंत में, शाम के समय में पहला काम चुनते समय किसी भी चीज को डायरेक्ट न करें, बल्कि अपनी रुचि और स्वाभाविक प्रवृत्ति से निर्देशित हों। विश्वकोश होना अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको दर्शन शास्त्र में कोई रुचि नहीं है तथा रोड क्राइस के प्राकृतिक इतिहास में आपकी रुचि है, तो बेहतर है कि आप दर्शन शास्त्र को छोड़ दें और रोड क्राइस में लग जाएं। द एंड। धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक .com। आपका दिन शुभ हो।